हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस और ये है चैप्टर नंबर 1, द वर्ल्ड सिंस 1991। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको ये स्क्रॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर दोस्तों आपको ढेर सारे रिसोर्सेस रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो जरूर 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 डिजिटली अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है वर्ल्ड आफ्टर 1991। ये जो कहानी है ये 91 के बाद की है। अभी तक जो भी आपने पॉलिटिकल साइंस में क्लास 11th ऑनवर्ड्स पढ़ा था, यहाँ आपको 91 से पहले की कहानियां सुनाई गई थी, लेकिन अब 12th स्टैंडर्ड के इस पहले चैप्टर में आपको 91 के बाद का एरा यानी पोस्ट 1991 एरा बताया जा रहा है। दोस्तों, बर्लिन वॉल का पूरी तरह से नेस्तो नाबूद होना ये एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना माना जाता था। इसके बाद पूरे यूरोप में एक अलग विचारधारा और एक अलग सोच पनपने लगी। इवेंचुअली इन 1991 कोल्ड वॉर एंडेड, यानी जर्मनी और जो अलग अलग ईस्ट जर्मनी के प्रॉब्लम्स थे वो तो बर्लिन वॉल के गिरने से ये पूरी तरह से खत्म हुए ही, साथ ही साथ रशिया और अमेरिका के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो भी समाप्त होने लगा। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद देयर वाज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कई देशों में से बना हुआ सोवियत यूनियन का जो ग्रुप था वो डिसइंटीग्रेट हुआ, वो टूटा, अलग अलग हो गए सब। और उसमें से रशिया ये सबसे बड़ा जो है कंट्री निकल करके सामने आया। यूनाइटेड स्टेट्स जो था ये सुपर पावर बना और हमने ये भी देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन की राइवलरी जो थी वो भी समाप्त हुई, क्योंकि अब सोवियत यूनियन बचा ही नहीं, सोवियत यूनियन अलग हो गया था। It also ended the East-West division of the world that was based on the rivalry of United States and Soviet Union। तो इस प्रकार 1991 के बाद गहरा बदलाव इस दुनिया की पॉलिटिक्स में देखने मिला। The developments in the post-World War period can be analyzed through 5 major consequences, यानी कुछ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट मुख्य मुद्दे यहां पर समझाए जा रहे हैं दोस्तों, जिनके जरिए आपको पोस्ट कोल्ड वॉर क्या क्या हुआ और क्या क्या नतीजे या परिणाम आए हैं अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग पॉलिटिक्स के अंदर, अलग अलग रीजन्स के अंदर, वो यहाँ पर समझाए गए हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। तो कहीं ना कहीं आज़ादी मिली कई स्टेट्स को, सोवियत यूनियन भी डिसइंटीग्रेट हुआ और कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर खत्म होने की वजह से कई नए देश भी आजाद हुए। द एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेड टू द एंड ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्डर डोमिनेटेड बाय द 2 सुपर पावर्स। कहीं ना कहीं ये जो 2 सुपर पावर्स थे और इन 2 सुपर पावर्स की जो इंटरनेशनल ऑर्डर की दादागिरी चल रही थी वो भी खत्म हुई। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन, जी हाँ, इन दोनों का कोल्ड वॉर समाप्त होते ही नए स्टेट्स का राइज होना भी शुरू हुआ। इट ऑल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, सोवियत यूनियन पहले ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, लेकिन डिसइंटीग्रेट होने के बाद सारे कंट्रीज अलग अलग हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए और इससे नए जो देश थे वो भी सामने आए। तो यहां पर पहला ये कॉन्सिक्वेंस था जो कि पोस्ट कोल्ड वॉर देखा गया। दोस्तों, दूसरे पॉइंट की बात करूं तो यह है इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी। जी हां, द कोल्ड वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन केम टू एंड, सिग्नलिंग द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। पहले 2 देशों का साम्राज्य चल रहा था, पूरी तरह से 2 सुपर पावर्स के बीच में दुनिया बट सी गई थी, बाइफरकेट सी हो गई थी, डिवाइड सी हो गई थी। लेकिन अब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा मसला हो गया था और इससे बाइपोलैरिटी खत्म हुई, यूनिपोलैरिटी यानी कहीं ना कहीं अब वन मैन शो जो है सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स बन चुका था। दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो पहले सुपर पावर में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के ही नाम शामिल होते थे, लेकिन इस कोल्ड वॉर के अंत के बाद और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद खास तौर पर से यह देखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है अब सुपर पावर बन चुका था। बात करें दोस्तों अगले
कॉन्सिक्वेंस की, तो ये है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। जी हाँ, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की बात आती है तो अब मानव अधिकार के बारे में बात होने लगी। देयर वाज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड ऑल्सो राइज इन इंटरवेंशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस, यानी कहीं ना कहीं अब इंसान को मानवीय अधिकार मिलने चाहिए, उनके अधिकारों के लिए उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। ये सारी बातें होने लगी थी, जोर पकड़ने लगी थी और पूरे एग्रेशन के साथ कई लोग इसके लिए आवाज भी उठा रहे थे। इसमें कॉन्सिक्वेंस ये भी देखने मिला दोस्तों कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें तो सही में होने लगी, लेकिन आतंकवाद को भी बढ़ावा मिला। और यहाँ पर अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो इसी संदर्भ में है, टी से टेररिज्म। जी हाँ, टेररिज्म ये एक जबरदस्त और इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है। द नेचर ऑफ टेररिज्म चेंज्ड आफ्टर 11 सितंबर 2001। ये पहला जो अटैक था, 9/11 अटैक्स जिसे हम कहते हैं अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, इससे टेररिज्म का मुखौटा जो था वो पूरी तरह से बदल सा गया। पहले 91 से पहले जो भी टेररिज्म देखा गया था या आतंकवाद को महसूस किया गया था वो रीजनल हुआ करता था, एक पर्टिकुलर रीजन में हुआ करता था, लेकिन अब टेररिज्म ये इंटरनेशनल हो चुका था। कहीं पर भी हमले कभी भी होने लगे थे और किसी भी तरीके से टेररिज्म जो था वो ह्यूमन बीइंग को डराने के और धमकाने के काम करने लगा था। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस था कोल्ड वॉर के एंड होने का। बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, पांचवें कॉन्सिक्वेंस की, तो ये है मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म। अब दोस्तों मल्टीपोलैरिटी कहाँ से आई? यूनिपोलैरिटी आई थी सामने। अब मल्टीपोलैरिटी का क्या है? तो दिस फेज प्राइमरीली सॉ द राइज ऑफ चाइना एंड इंडिया। जी हाँ, यहाँ हम एशिया के अंदर दो बड़े पावरफुल जायंट्स के तौर पर जो है सामने आ रहे हैं। दिस फेज प्राइमरीली saw the rise of China and India, the growing importance of the Indo-Pacific region, and also the rise of Russia and Vladimir Putin. These developments and the growth of regionalism brought in multipolarity in the world order. तो फिर एक बार यूनिपोलैरिटी तो थी, लेकिन 2000 के बाद, सन 2000 के बाद कहीं ना कहीं ये मल्टीपोलैरिटी जो है वो सामने आने लगी। Regions and regional organizations started becoming more important. आखिर में उम्मीद करता हूँ ये पांचों ही कॉन्सिक्वेंसेस आपको समझ आए होंगे। इस चैप्टर के जरिए हम वर्ल्ड सिंस 1991 पढ़ रहे हैं और हर कॉन्सिक्वेंस आपको बताएगा कि किस तरह से स्लोली एंड स्टेडीली ये दुनिया नई दिशा में आगे बढ़ने लगी। दोस्तों ये एक जो खास यहाँ पर बात मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूँ, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, दिस मार्क्स एन इंपॉर्टेंट स्टेज। वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद कई वर्षों तक कोल्ड वॉर चलता रहा। रशिया यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच ये द्वंद्व चल रहा था। ये ऐसा टेंशन वाला माहौल था जब वाकई में वॉर तो नहीं हो रहा था, मगर ऐसा लगता था कि कभी भी वॉर हो सकता है। We can see two important trends in international relations since the East European Revolution of 1989. The first, जी हाँ, the first is the assertion of the concept of ethnic nationalism based on right to self-determination, and second is the end of bipolarity. क्योंकि bipolarity का अंत हुआ था और खुद को सबसे महान और नेशनलिस्ट बताने की होड़ शुरू हो चुकी थी, तो वर्ल्ड थोड़ा सा नए स्टेट्स के राइज की तरफ भी बढ़ रहा था। बाइपोलैरिटी एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ टू सुपर पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन। द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू सेंटर्स ऑफ पावर। ये हम सब ने देखा कोल्ड वॉर के दौरान। कुछ ग्रुप्स सोवियत यूनियन ने बनाए, कुछ ग्रुप्स अमेरिका ने बनाए और दुनिया का बंटवारा हो गया था। The disintegration of Soviet Union ended one of the centers of power. तो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन का जब बंटवारा हुआ और सोवियत यूनियन जब नेस्तो नाबूद हुआ, अलग अलग हो गया, तो कहीं ना कहीं जो एक साइड था पावर का वो कम से कम खत्म होने लगा था। दूसरी तरफ से अमेरिका सुपर पावर बन रहा था। Therefore, the disintegration of Soviet Union meant the end of bipolarity in the world. दोस्तों, the revolution of the East European states was a revolution of growing aspirations of the middle class. कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोगों ने, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों ने आवाज उठाई थी और इन्हीं का ग्रोइंग एस्पिरेशंस का, अच्छे बड़े सपनों का जो ये आंदोलन था, ये काफ़ी ज़बरदस्त हुआ था। They desired
more freedom and economic well-being. They rose against the communist governments that were controlled by Soviet Union and emerged as free democratic states. तो देखिए ना किस तरह से डेमोक्रेसी का राइज यहाँ पर देखने मिल रहा है। इससे पहले कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चल रही थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को फॉलो किया जा रहा था, लेकिन इस मिडिल क्लास वाले आंदोलन से जनता ने अपनी आवाज उठाई और डेमोक्रेसी को अपनाया। इवन विद इन द सोवियत यूनियन, the movement for more political and economic freedom led to the various states demanding more autonomy and eventually independence. यानी अब आज़ादी की मांग उठने लगी थी। कोई गुलामी की जंजीरों में कब तक बंधा रहेगा। सोवियत यूनियन के अंदर भी आवाज़ें उठने लगी थी और वो भी यही कोशिश कर रहे थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल करें या कम से कम इकोनॉमिक फ्रीडम हासिल करें, और इसी से अलग अलग डिमांड्स जो हैं सोवियत यूनियन के अंदर भी उठने लगी थी। Meanwhile, the ethnic identity of the various people of the region became stronger. This led to the demand for the creation of independent states based on ethnic identity, यानी अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अब ये देश तत्पर हो चुके थे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर इसी ट्रेंड के दिए गए हैं। जैसे इन यूरोप द पैटर्न ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स कैन बी सीन एज फॉलोज। यहाँ पर जेकोस्लोवाकिया को दो हिस्सों में बांटा गया, स्प्लिट इनटू टू स्टेट्स सच एज जेक रिपब्लिक एंड स्लेव रिपब्लिक। इसके अलावा हम बात करें यूगोस्लाविया की, तो यूगोस्लाविया स्प्लिट इनटू क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड मोंटेनेग्रो। इस प्रकार अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में जो थे ये सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन और यूरोप के अंदर कई ऐसे न्यू स्टेट्स का इमर्जेंस देखा गया। In case of former Soviet Union, the new states were as follows. सोवियत यूनियन में कुछ इस प्रकार से नए स्टेट्स देखे गए, जैसे कि अर्मेनिया, मोल्डोवा, इस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, ऐसे अलग अलग राज्य जो हैं देखे गए। इसमें से सबसे बड़ा स्टेट जो निकल करके आया वो था रशिया। जी हाँ, कई अलग अलग स्टेट थे यहाँ पर, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, कजाकिस्तान और रशिया। सबसे बड़ा रशिया ही यहाँ पर निकल करके आया था। तो इस प्रकार से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन जो था ये सबसे बड़ा झटका था। कोल्ड वॉर को अंत तो कर दिया और साथ ही साथ अमेरिका को सुपर पावर बना दिया। The trend of creation of new states on the basis of ethnic nationalism based on right to self-determination was also seen in other parts of the world. Some of the new countries that emerged as independent states were East Timor, independent from Indonesia, Eritrea, independent from Ethiopia. ऐसे ही अलग अलग साउथ सुदान जैसे देश भी सुदान में से निकले। दिस ट्रेंड ऑफ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक नेशनलिज्म इज ऑल्सो सीन इन द फॉलोइंग केसेस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैटलोनिया स्पेन से आज़ादी चाहते थे। कोसोवो वॉन्ट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया, इट्स इंडिपेंडेंस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सम कंट्रीज ऑफ यूरोप। इसके अलावा चेचनिया ये रशिया से ही आज़ादी हासिल करना चाहते थे। तो इस प्रकार से अब न्यू स्टेट्स का इमर्जेंस जो है वो शुरू हो चुका था। और इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा यूरोप का मैप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे देशों में बंटवारा ये जो था हो गया, नए आज़ाद न्यू स्टेट्स का इमर्जेंस शुरू हुआ। रशिया हालांकि सबसे बड़ा सोवियत यूनियन का देश निकल करके सामने आया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस पहले वीडियो में आपको पूरे के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस, एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद राइज ऑफ न्यू स्टेट्स की कहानी समझ आई होगी। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे और पॉलिटिकल साइंस की ये सीरीज के अंदर आप जरूर प्यार बरकरार रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।